हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, पढ़ा कि फोर्स नहीं होने से क्या होगा, फोर्स के नहीं होने से क्या होगा, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर फोर्स होगा तो क्या होगा, फोर्स होगा तो क्या होगा, फोर्स होगा तो कितने अमाउंट का होगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, वो क्या करेगा। तो यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मास। मास क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, उसके बाद तब पढ़ेंगे हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि चूंकि न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसमें करना पड़ेगा हमें न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मास के बारे में। कंसेप्ट ऑफ मास। मास एक्चुअली में होता क्या है। मास क्या है, किसी बॉडी के अंदर जो उसका टोटल कंटेंट है, उसमें कंटेंट कितना है, दैट इज मास। इट मीन्स मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जैसे देख के ही पता चलेगा, कोई मोटा आदमी है इसका मतलब मास ज्यादा है, पतला है तो मास कम होगा। जैसे ग्रेट खली के डोले काफी मोटे हैं, खाया पिया है तो क्या कहेंगे, मास उसका ज्यादा होगा। हमारे डोले काफी पतले हैं तो इसका मतलब मास कम है। मतलब कंटेंट कितना है, माल उसके अंदर कितना भरा है, दैट इज मास। कई लोग मास और वेट में डिफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज है। मास का मतलब कितना माल पड़ा है, कितना माल भरा है, और वेट क्या है, वेट इज ए फोर्स। वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, उसको हम लोग वेट कहते हैं। और मास क्या है, किसी बॉडी के अंदर जो टोटल कंटेंट भरा है, उसके अंदर जो माल है उसको हम लोग कहते हैं मास। ठीक है। उसके बाद मास क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। मास में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय एम। मास को हम एम से डिनोट करते हैं एंड इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, केजी। वैसे तो मास के बहुत सारे यूनिट है, ग्राम, मिलीग्राम सारे, बट ऐसा यूनिट जो होते हैं वो होता है आपका किलोग्राम। उसके बाद है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। अगर आदमी ज्यादा मास वाला है तो क्या होगा, उसको हिलाना मुश्किल है। बड़ा पत्थर है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है, हिलाना मुश्किल है। इसका मतलब है कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है तो उसको हिलाना मुश्किल है। इसका मतलब उसके अंदर कंटेंट ज्यादा भरा है, माल ज्यादा भरा है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। ऐसे भी मास का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यमान, कितना माल भरा है। ठीक है, तो मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो चलिए अब समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, और एक दूसरी सेम कार है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। मतलब कि इन दोनों का जो मास है वो सेम है। ठीक है, इन दोनों का मास सेम है, m है, दोनों का सेम मास है, और स्पीड लेकिन अलग अलग है। अब ये बताओ तुम कि कौन सी कार टक्कर मारेगी तो ज्यादा असर होगा, ज्यादा चोट लगेगा। तो हम देखते ही कह देंगे कि ऊपर वाली कार जो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, ये अगर टक्कर मारेगी तो ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा चोट लगेगा, ज्यादा दूर उड़ा देगी। लेकिन अगर ये मारेगी तो कम असर होगा, कम चोट लगेगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है। चलिए दूसरा सिचुएशन देखते हैं। जैसे ये कार है जिसका मास m है, और ये दूसरा ट्रक है जिसका मास इससे ज्यादा है। यहां मास कम है, यहां मास ज्यादा है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है। दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड के।
तो इन दोनों में से अगर टक्कर मारेगी तो कौन दूर उड़ा देगी, किससे चोट ज्यादा लगेगा? तो देख के ही आपको समझ में आता है कि ये जो ट्रक है ये अगर मारेगी तो ज्यादा चोट लगेगा, कुचल देगी। अगर ये कार मारेगी तो असर कम होगा, लेकिन अगर ये ट्रक मारेगी तो असर ज्यादा होगा, कुचल देगी। अब यहां दोनों को देखते हुए हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो भी असर ज्यादा हो रहा है, अगर मास ज्यादा है तो भी असर ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे और दूसरा मास पे। मतलब मोमेंटम जो है वो स्पीड और मास इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। स्पीड ज्यादा है तो भी असर ज्यादा छोड़ेगी, कुचल देगी। अगर स्पीड कम है, मास ज्यादा है तो भी असर ज्यादा छोड़ेगी, कुचल देगी। इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, वो है एक है मास और दूसरा है हमारा वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। बॉडी के अंदर कितना मोशन है, मोशन का क्वांटिटी क्या है, ये बताता है मोमेंटम। और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, दोनों पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा है तो भी टक्कर ज्यादा होगी, असर ज्यादा होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो भी असर ज्यादा होगा, टक्कर तेज होगी। ठीक है, इन दोनों चीज पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ गया और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए आपको मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगा। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। स्मॉल पी से इसको डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -1। यही है, अपॉन में है और यहां पे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम क्या हो गया हमारा? मोमेंटम इक्वल टू हो गया मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसका यूनिट यहीं से डिराइव कर सकते हैं, मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो हो गया आपका ऐसा यूनिट। तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। अब हम समझ लेते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। सपोज करते हैं इफ अ बॉडी ऑफ मास m kg, मान लीजिए m kg मूव्स विथ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टाइम t चेंजेस टू v मीटर पर सेकेंड। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी आपका है u मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका? v मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ये हो गया v मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? पहले हम मोमेंटम बात करेंगे। मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम pi से इनिशियल मोमेंटम को लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? m इंटू यू। pf फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v। तो pf माइनस pi, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दैट इज mv माइनस mu। और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल्टा p से, तो ये हो गया mv माइनस mu। डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? mv माइनस mu, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला mu, फाइनल मोमेंटम mv, और ये हो गया pf माइनस pi, दैट इज चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल्टा p से, सो डेल्टा p इक्वल्स mv माइनस mu। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मास m traveling with a velocity v changes its mass and velocity to twice the previous value।
कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चल रही है, तो वो क्या हो रहा है, अचानक से उसका मास और वेलोसिटी दोनों ट्वाइस हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो निकालना है हमें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। ए क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, pi, और ये क्या हो गया, इनिशियल मास। इनिशियल मास क्या है आपका, m, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, v। तो ये हो गया आपका mv, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब दूसरा निकालना है हमको, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, pf। तो अचानक से इसका क्या हो रहा है, मास डबल हो जा रहा है और स्पीड भी डबल हो जा रहा है। तो अब pf में क्या हो गया, मास क्या हो गया आपका 2m, और वेलोसिटी भी बदल गया, ये भी डबल हो गया, ये हो गया 2v। तो ये क्या हो गया आपका 4mv। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब है हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, और ये क्या होता है pf माइनस pi। pf है हमारा 4mv माइनस mv, तो क्या हो गया हमारा 3mv। तो ये हमारा निकल गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 3mv हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और चेंज मोमेंटम आसानी से निकाल। तो चलिए, हमने मास के बारे में समझ लिया, मोमेंटम समझ लिया, चेंज इन मोमेंटम भी समझ लिया। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। ये क्या होता है, it states that rate of change of momentum is directly proportional to external unbalanced force applied on the body। सेकेंड लॉ में बहुत कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट लॉ तो लोग जनरली याद कर लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बार बार ये समस्या रहती है बच्चों को कि सेकेंड लॉ समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to external unbalanced force applied on particular object। rate of change of, तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे जो फोर्स है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अगर उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, खून का रिश्ता है यहां पे। मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मोमेंटम घटेगा तो फोर्स घटेगा। और ये क्या है आपका, दुश्मनी का रिश्ता है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये ऊपर वाला खून का रिश्ता और ये दुश्मनी का रिश्ता। ये है आपका, इसके बढ़ने से, मोमेंटम बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा और टाइम बढ़ने से फोर्स घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को हम पहले देखा है डेल्टा पी से लिखते हैं, और टाइम भी यहां पे टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल को भी हम लोग डेल्टा टी लेंगे। तो एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर एफ इक्वल टू के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। न्यूटन ने कहा यहां पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो F क्या होगा, K डेल्टा P बाई डेल्टा टी। बाद में पता चला कि कांस्टेंट जो है वो नहीं भी हो सकता है, और उन्होंने ये डिराइव किया, उन्होंने सोचा कि चलो अगर फोर्स 1 न्यूटन है, अगर फोर्स 1 न्यूटन है और अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो फिर बाद में उन्होंने k का वैल्यू 1 पुट कर दिया और फिर हमारा हो गया F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। F क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी क्या है? आपका टाइम इंटरवल। तो F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब आप बोलेंगे हमने तो पढ़ा है F इक्वल टू एम ए, तो ये इसी से डिराइव होता है। चलिए इसको डिराइव कर लेते। अब यहां पे क्या हो गया? F इक्वल टू क्या है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा पी क्या है आपका? पी एफ माइनस पी आई, और डेल्टा टी क्या है आपका? टाइम है टी। अब मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है आपका? एम वी। ये क्या है? एम यू। और नीचे क्या हो गया? टी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए एम, तो ये क्या हो गया? वी माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपका ma। तो यहां पे क्या हो गया? फोर्स इक्वल टू ma हो गया डिराइव इसी से। तो ये बेसिक आपका है डेरिवेशन, और इसी से ये सारे डेरिवेशन हो सकते हैं। F इक्वल टू ma इसी से डिराइव हुआ है, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया आपका? फोर्स किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया। फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग इंपैक्ट ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा अगर कोलिजन होगा? ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा? मान लीजिए कि ऊंचे पहाड़ी से एक छोटा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और हमारे पैर से टकरा गया, क्या होगा? कुछ खास असर नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, चोट लगेगा बस। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा सा मैसिव पत्थर काफी ऊपर से लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? चटनी बना देगा, चटनी बना देगा हमारा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? भाग लेंगे, भाग निकलेंगे, नहीं तो क्या होगा? चटनी बन जाएगा। ठीक है, तो कौन इंपैक्ट ज्यादा छोड़ती है? इंपैक्ट किस पे डिपेंड करता है? देखिए ऊपर से आ रहा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऊपर से काफी दूर से आ रहा था, दूर से आ रहा था तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन वेलोसिटी नहीं मारती है, वेलोसिटी थ्रिल्स। अगर काफी ऊंचाई से कोई गिरता है तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या इससे आदमी मरता है? नहीं, वेलोसिटी से नहीं मरता है, क्योंकि ऊपर हवा में है, जितना देर तक हवा में रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। और वेलोसिटी के बढ़ने से आदमी नहीं मरता है। मरता कैसे है? F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये मारती है। सपोज करिए यहां से कोई गिर रहा है, यहां पे इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu। नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, टाइम जितना ज्यादा लगेगा स्पीड बढ़ता जाएगा। यहां पे मान लीजिए इसका मोमेंटम क्या है आपका? mv। ठीक यहां पे इसका मोमेंटम है mv। मोमेंटम क्या है? काफी बढ़ चुका है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुका है। वेलोसिटी बढ़ गया है तो मोमेंटम भी बढ़ गया है। और ये अचानक जैसे ही धरती से टकराएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ही टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम जो हुआ वो क्षण भर में हो गया, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में हो गया, 0.0009, बहुत से छोटे ड्यूरेशन में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये जीरो हो गया। ये इसके कारण आदमी मर जाता है। बहुत इंपैक्ट होना, मोमेंटम जीरो होना यहां तक ठीक है, लेकिन मोमेंटम जल्दी ही जीरो हो गया इसलिए मर गया। अगर वहां पे गद्दा रख देते, वहां पे स्पॉन्ज लगा देते तो क्या होता? वहां भी मोमेंटम जीरो होता, उसे टकराता, मोमेंटम जीरो होता, लेकिन मोमेंटम जीरो होने में टाइम बढ़ जाता, टाइम ज्यादा लगता
और आदमी बच जाता। तो कौन मार रहा है? फोर्स। और उसमें भी आपका टाइम अगर सबसे कम हो जा रहा है, टाइम कम हो जा रहा है, कम टाइम में मोमेंटम जीरो हो जा रहा है, उसके कारण आदमी मर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे व्हाई डज द क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ बॉल? जब क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे क्यों नहीं खींच लेता? क्यों नहीं ऐसे बॉल पकड़ लेता रजनीकांत की तरह? तो ऐसे पकड़ने से क्या होगा? ठीक यही कंडीशन हो जाएगी, मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा, और अचानक से जीरो होगा तो इस पे इंपैक्ट ज्यादा डालेगी, हाथ टूट सकता है, हड्डियां चटक सकती हैं, चोट ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? हाथ को पीछे खींच लेते हैं, और पीछे खींचने से क्या होता है? टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स क्या है? घट जाता है। फोर्स घट जाता है, इंपैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, टाइम बढ़ा दिया, फोर्स घट गया, और प्रॉब्लम नहीं होती है। खिलाड़ी को पता रहता है, सेकेंड लॉ उसने पढ़ा है, और नहीं तो उसके कोच ने बताया कि जब कैच करेंगे तो हाथ को पीछे खींचेंगे, और खिलाड़ी पीछे हाथ खींच लेता है। दूसरा है कि व्हाई डज इट हर्ट मोर टू फॉल ऑन कंक्रीट फ्लोर देन ऑन ग्राउंड? अगर हम गिरते हैं कंक्रीट फ्लोर पे तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा चोट क्यों लगता है अगर मिट्टी या सैंड के ऊपर गिरने के रेस्पेक्ट में? तो ठीक यहां भी वही सिचुएशन है, F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। मोमेंटम कंक्रीट फ्लोर के केस में मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाता है, और अचानक से जीरो होगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा तो चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर मिट्टी है या फिर स्पॉन्ज है, गत्ता रखा हुआ है, तो क्या होगा? मोमेंटम तो जीरो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और चोट कम लगेगी। तो यही कारण है, मोमेंटम को अगर धीरे धीरे कम करेंगे तो हर्ट कम होगा, चोट कम लगेगी, और अचानक से ठक हो जाएगा, अचानक से टकरा जाएगा क्षण भर में, बहुत छोटे से टाइम में, तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, मरने के चांसेस, हड्डी टूटने के चांसेस ज्यादा। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक कार is moving with a velocity 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brake is applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if the mass with the passenger is 1000 kg. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले मोटर कार मूविंग विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, तो u दिया हुआ है, यहां पे u दिया हुआ है आपका 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां SI यूनिट में सब कुछ लेते हैं। तो यहां पे 108 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/18 से ये शॉर्टकट है, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। तो यहां पे हम कट करेंगे 18 के टेबल में, 18 1 जा 18 6 जा 108, अब हो गया 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या कह रहा है? इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक इज अप्लाइड। 4 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? स्टॉप हो जा रहा है, गाड़ी रुक जा रही है। इसका मतलब v क्या होगा आपका? 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दिया हुआ है? 4 सेकेंड, और मास भी आपको दिया हुआ है 1000 kg, मास दिया हुआ है आपका 1000 kg। तो ये सारा कुछ हमने लिख लिया। अब हम निकालते हैं यहां पे फोर्स कितना लगेगा। हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा? F इक्वल टू ma। अब यहां पे मास कितना है? मास है आपका 1000 kg। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन आपका होता है v माइनस u बाई टी। तो यहां पे हो गया v कितना दिया हुआ है हमारा? v है 0, और u कितना दिया हुआ है? 30, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा, इस 4 से हम इसको काट सकते हैं 250, तो यह हो गया 250 इंटू -30,
मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 जा 75 और 1 0 इसका और 1 0 इसका, 2 0 डल गया तो माइनस, ये हो गया हमारा माइनस 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन। निगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डेशन। निगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है और इसी के लिए यहां पे निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन शोज दैट रिटार्डेशन, ठीक है। निगेटिव से यहां पे सिर्फ रिटार्डेशन का मतलब है कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि यहां पे ब्रेक। अंत में ये रहा आपका होमवर्क, इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ फिजिक्स पढ़ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।